वन पेज नोट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रही भैया। आपकी वन पेज सीरीज क्लास ने मुझे बहुत हेल्प की है। जितना मैंने जीएसटी में पढ़ा था और जितने मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे उसमें इसने वैल्यू एडिशन कर दिया है। वन पेज नोट सीरीज में मज़ा आ गया। वन पेज नोट सीरीज अनबिलीवेबल। वन पेज नोट सीरीज ने कॉन्फिडेंस हाई कर दिया। सर आपके वन पेज नोट सीरीज की पीडीएफ मुझे बहुत काम आई। सर थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही वीडियो बनाइए सर, मज़ा आ गया। तो गाइस आप लोगों के ऐसे ही मैसेजेस मेरे कॉन्फिडेंस को हाई करते हैं। एंड बस एक ही बात बोलनी है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए। हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने वन पेज नोट सीरीज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। आप लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से वन पेज नोट आपके लिए वैल्यूएबल रहे, काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्स किया, इतने मैसेजेस किए। और जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था, वन पेज नोट सीरीज के बारे में सोचा था, तो मुझे ये नहीं पता था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब आप लोग मुझे रिस्पॉन्स ऐसा देंगे। एंड सीरियसली आज मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया है और मैं सोच रहा हूँ ऐसे कंटेंट लाऊं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पढ़ाई करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फील ना हो और एग्ज़ाम में आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी। राइट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है और टैक्स इनवॉइस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। टैक्स इनवॉइस में हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। टैक्स इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस किस तरीके से आईटीसी लेने में हेल्प करता है। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सेक्शन है 31। सेक्शन 31 की कुछ बातें हैं। अगर इनवॉइस को रिवाइज करना हो तो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारी बातें करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी। टैक्स इनवॉइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक सिंपल सा बिल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि क्या आपने परचेज किया है और क्या सेल किया है और कितने अमाउंट पर किया है या कितने टैक्स दिया है उस पर। ठीक, तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, बिल है। तो बात करते हैं सेक्शन 31 जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है किसके बारे में, टैक्स इनवॉइस के बारे में। नाउ इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डीलिंग ओनली इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई और इज अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम इशूड अ बिल। क्या होगा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है या फिर अवेल कर रहा है कंपोजिशन स्कीम, तो क्या करेगा वो, देन अ टैक्स इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड, वो इशूड करेगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इनवॉइस और बिल of supply need not to be issued if the value of supply is less than 200। अगर वैल्यू जो है सप्लाई की 200 से लेस देन है तो आपको कोई जरूरत नहीं है टैक्स इनवॉइस रेज करने की। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी की। टैक्स इनवॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है जीएसटी में। तो सबसे पहली बात जो है ये कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर रिसिपेंट टू अवेल आईटीसी। ये इम्पॉर्टेंट और एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है रिसिपेंट के लिए जिससे कि वो अवेल कर सकता है क्या, आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है टैक्स इनवॉइस अगर है उसके पास तो। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन जब तक अवेल नहीं करेगा आईटीसी जब तक कि पोजीशन है उसके पास ना हो। अगर उसकी टैक्स इनवॉइस की पोजीशन उसके हाथ में है रजिस्टर्ड पर्सन के, तो ही वो क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेगा, अदरवाइज वो नहीं ले सकता है। इनवॉइस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई। ये एक इंडिकेटर है कि आपने ये सप्लाई कर दी है, आप किस क्या प्रूफ है कि ये सप्लाई हुई है, आपके पास उसका बिल है। ओके। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम, व्हेन शुड अ टैक्स इनवॉइस और अ बिल ऑफ सप्लाई बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। कब करना चाहिए इनवॉइस इशू, किसके द्वारा, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स,
सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखो कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको इनवॉइस रेज करना पड़ता है। अगर आपने किया है यस, सॉरी, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स है, अगर सप्लाई जो है वो आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो आपको क्या करना होगा, यस। यस में क्या, सेक्शन 31A की बात हो रही है। इनवॉइस इशू बिफोर एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ की बात हो रही है। इनवॉइस कब इशू करोगे, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ। अब वो क्या बात है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स और वाइल मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। ओके, नेक्स्ट क्या है 31B, इनवॉइस इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट। यानी कि यहाँ पर आप अवेलेबल करवा रहे हो किसको, रिसिपिएंट को, और यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, रिमूवल करवा रहे हो। तो जो भी होगा, और की बात कर रही है तो दोनों में से कोई एक बात बोली होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो वहाँ पर टैक्स इनवॉइस जो है रेज कर देगा। करेक्ट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 31(2) की, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, सप्लाई करते हैं सर्विसेज की। लाइक मैं बात कर रहा हूँ बाय बैंकिंग, एनबीएफ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या फिर इंश्योरेंस। ठीक, यहाँ पर यस अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, इशूड करेंगे बिफोर और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जब जिस दिन आपने सर्विसेज की सप्लाई की है, ओके, उसके विद इन 30 डेज में आपको क्या करना होगा, इनवॉइस रेज करना होगा कि आपने इतने रुपए की सप्लाई जो है वो सर्विस, सॉरी, इतने रुपए की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई हैं। अगर नो, देन क्या होता है, इशूड बिफोर और विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई। विद इन 45 डेज होगा यहाँ पर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं हम आगे क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है गवर्नमेंट केस में। गवर्नमेंट केस में क्या होता है, गवर्नमेंट केस में आप बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन, यानी कि पहले आप क्या करोगे कि जिस दिन आपका बुक ऑफ अकाउंट में डेट लिख दी गई कि इस दिन सप्लाई हुई है सर्विसेज की, या तो वो ले लोगे आप, ठीक है, उस दिन रेज करोगे, या उससे पहले रेज कर दोगे, या फिर क्या करोगे, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वॉज मेड। क्वार्टर से पहले पहले आपको क्या करना होगा, ये इनवॉइस रेज करना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 31(3)D की। देखिए यहाँ पर ये ना कुछ उल्टा सा चल रहा है। सेक्शन बात करते हैं क्या 31(3)D की, फिर उसके बाद आएगा 31(3)C, फिर 31(3)B, 31(3)A, इस तरीके से। तो बेटर होता कि ABCDEFG इस तरीके से पढ़ा जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ सिस्टमैटिक वे में क्या बताया गया है वो जरा समझते हैं। बताया गया है इसमें कि एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है, शैल ऑन रिसिपेंट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशू और रिसिट वाउचर। रिसिट जो वाउचर है वो इशू करेगा, और एनी अदर डॉक्यूमेंट। एडवांस पेमेंट की बात की गई, यहाँ पर बात को ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो कि टैक्स इनवॉइस में लिखे जाते हैं। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर बात की जाए तो कोई फॉर्मेट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, लेकिन इसका रूल है कि कुछ बातें जो है मैंडेटरी होती है, वो सब प्रोवाइड करवानी होती है। अब वो क्या बातें हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार बुक से पढ़ लेना है। देखिए सिंपल सी बात करें तो नेम होगा, एड्रेस होगा, अमाउंट होगा, HCN कोड होगा गुड्स का, लाइक ओके, डिस्क्रिप्शन होगा गुड्स की और या फिर सर्विसेज के बारे में, क्वांटिटी होगी, क्वालिटी होगी, रेट ऑफ टैक्स होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी होगा, टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर किया गया है तो वो होगा, या फिर सिग्नेचर होगा डिजिटलाइज। ओके, तो ये जनरल सी बातें हैं ये टैक्स इनवॉइस की। तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा मैं UIN, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है 5 to 6 मार्क्स का। प्लीज़ मत छोड़ना, ये करके ही जाना, एग्ज़ाम में याद करके जाना इसको। होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक नंबर होता है जो कि स्पेसिफाइड होता है एजेंसी को अंडर द यूनाइटेड नेशन या फिर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। और इसको यूज़ क्या होता है, ये यूज्ड होता है फॉर द पर्पस ऑफ
claiming GST refund on notified supply of goods और services एंड अदर पर्पसेस के लिए, जो कि GST अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्पेसिफाइड करेंगी। ठीक है, तो ये एक नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात है। अगर देखा जाए जनरल फॉर्म में देखा जाए तो ये एक गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करता है, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ क्या कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे क्लेम कर सकती हैं GST रिफंड का, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्पस के लिए। गॉट इट। अब मैं यहाँ बात करूँगा डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड नहीं होता है, इन द केस ऑफ इशुएंस ऑफ टिकट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ IT सेक्टर के लिए। तो डिजिटल यहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब आ जाइए सेक्शन 31(3)(c) में क्या कहा गया है इसमें, A bill of supply is similar to GST invoice except that bill of supply does not contain any tax amount as the seller content charge GST to the buyer। मतलब ये कि ये भी एक तरीके का GST इनवॉइस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ नहीं होती है, बिल ऑफ सप्लाई डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट, कोई टैक्स अमाउंट नहीं होगा, एज द सेलर कैन नॉट चार्ज GST टू द बायर। तो ये किस तरीके का बिल है, यहाँ पर क्या होता है कि अ बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन द केस वेयर टैक्स कैन नॉट बी चार्ज, जहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कह सकते हो आप एक तरीके से कि रजिस्टर्ड पर्सन है वो सेल कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज, या फिर ऑप्ट कर रखा है उसने कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि रेज करना पड़ेगा, उसको बिल रेज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन देखो टैक्स इनवॉइस ये शायद तो इन्फॉर्मेशन कोई बात नहीं, लेकिन बिल क्या रेज करेगा, यस रेज करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है आपका। होता क्या है ये, देखिए मैं बताता हूँ। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन ही कैन इशू अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई फॉर ऑल सच सप्लाईज। ठीक है, देखा जाए तो ये इस तरीके का बिल है कि वहां पर एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और इशू करेगा जो भी उसने सप्लाईज की है उनके बिहाफ पर एक सिंगल बिल। ओके, नाउ अब बात आती है कंटेंट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या कंटेंट रहेंगे। तो सिंपल सा जनरल सा वही फॉर्म है, नेम ऑफ एड्रेस GST एंड सप्लायर का डालोगे, डेट ऑफ इशू डालोगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो सीरियल नंबर है, हाइफन स्लैश नेम ऑफ GST UIN नंबर डालोगे, डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, क्वांटिटी लिख दोगे, हर एक चीज़ डिजिटल सिग्नेचर होगा, सेम वही उसी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँगा मैं रूल 48, जो कि मैनर बताता है इशूइंग इनवॉइस का। क्या बताता है, ट्रिप्लीकेट, यानी कि कोई भी आप इनवॉइस जो है रेज करेंगे वो 3 बिल रेज करेंगे। फर्स्ट होगा जो कि जाएगा ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और ट्रिप्लीकेट लास्ट वाला बिल जाएगा सप्लायर के पास। इसी तरीके से आप डुप्लीकेट फॉर्म करेंगे तो क्या वो जाएगा, ओरिजिनल जो होगा वो रिसिपेंट के पास जाएगा और डुप्लीकेट जो होगा वो सप्लायर के पास जाएगा। और एक बात, सीरियल नंबर फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल इन फॉर्म GSTR 1, सीरियल नंबर जो है वो फर्निश्ड होगा इलेक्ट्रॉनिकली, ध्यान रखनी है बात, ठीक है, और फॉर्म नंबर भी दे रखा है फॉर्म GSTR 1 में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिवाइज इनवॉइस सेक्शन 31(3)(a) की। देखिए बात आती है क्या इनवॉइस को रिवाइज किया जा सकता है, तो आप बोलोगे यस किया जा सकता है। ठीक है, उसकी टाइम लिमिटेशन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो विद इन 1 मंथ करना होगा। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है तब देखिए क्या होता है, टाइम बिटवीन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट एंड द डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन सप्लाईज मेड इन सच इंटरविनिंग पीरियड, यानी कि उस पीरियड में आपने क्या कर दिया, सप्लाई कर दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, लॉ अनेबल्स टू इशुएंस ऑफ रिवाइज इनवॉइस सो डैट ITC अवेल्ड, आप रिवाइज कर सकते हो जिससे कि उसको परचेज करने वाले को क्या मिल जाए, ITC मिल जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, ठीक, पेज तो
थोड़ा सा रह गया है बस ऑलमोस्ट, तो हम वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करूँगा मैं सेक्शन 31(3)(d) रूल 50 की। अभी लास्ट पेज पर हमने सेक्शन 31(3)(d) पढ़ा था, एडवांस पेमेंट के बारे में था, जिसमें आप वाउचर इशू कर रहे थे, अदर डॉक्यूमेंट्स। बट यहाँ पर क्या कहता है रूल 50 में कि अगर रेट ऑफ टैक्स नॉट डिटरमाइनेबल, मतलब रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो टैक्स में पेड 18% के रेट से आप टैक्स पे करेंगे। और नेचर ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमाइंड, नेचर ऑफ सप्लाई भी नहीं पता कर पा रहे हैं, तो ट्रीट करोगे क्या, आप उसको इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करोगे। गॉट इट। सो नेक्स्ट आ जाइए, अब बात करेंगे हम सेक्शन 31(3)(e) में रूल 51 है यहाँ पर, रिफंड वाउचर। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, रिफंड वाउचर मतलब आपने क्या किया कि वाउचर इशूड कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, सब्सिक्वेंटली कोई सप्लाई नहीं की है, कोई टैक्स इनवॉइस इशूड नहीं किया है, तो रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज रिसीव्ड द एडवांस पेमेंट, जिसने एडवांस पेमेंट रिसीव्ड कर ली है, वो क्या करेगा, इशू अ रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट। ये रूल नंबर 51 बताता है। कौन से सेक्शन में, 31(3)(e) में। ध्यान रखनी है बात ये। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम सेक्शन 31(3)(f एंड g की, रिवर्स चार्ज बेसिस। देखिए रिवर्स चार्ज बेसिस में बात की जाए तो वहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में ज़रूर बात होती है। तो जनरल सा यहाँ पर बताया गया है क्या, कि इशू ऑफ वाउचर जो है वो करेगा बस, यानी कि जो सप्लाईज होंगी वो क्या होगी, हैज़ टू इशू अस पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। ओके। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। सेक्शन 31(4) क्या बताता है, ये बताता है कि वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, यानी कि जो स्टेटमेंट है और पेमेंट है वो सक्सेसिव के ऊपर डिपेंड है, यानी कि बाद की बात कर रहा है। तो आप पहले ही क्या करोगे कि इशू जो टैक्स इनवॉइस होगा वो रेज कर दोगे गुड्स के बिहाफ पर। डेट्स इट, इतना ही है ये। अब यहाँ पर बात आती है सेक्शन 31(5) के में, जो कि है सर्विस के बारे में। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी जो है आपकी सर्विस है वो कंटिन्यूस में है, तो बिल जो है पहले ही रेज्ड हो जाएगा, यानी कि असर्टेन रहता है। अगर मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट आपका असर्टेन है, आपको पता है कितनी पेमेंट देनी है, लेकिन आप बात कर रहे हो ऑन द बेसिस, ड्यू बेसिस पर, ठीक है। तो बिल जो होगा वो पहले रेज हो जाएगा, आप पेमेंट कर दो बाद में, ठीक है, लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, सेक्शन 31(6), 37 और 31(a). यहाँ पर एक छोटी सी और बात है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक टिकट की बात की गई है। फिर अभी हम पढ़ेंगे ये छोटी छोटी बातें हैं क्या। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करूँगा सेक्शन 31(6) की। क्या कहा गया है इसमें, कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, यानी कि किसी आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं सप्लाई के में, और वो आपने सप्लाई नहीं की है, उससे पहले आप क्या कर रहे हो कि सीज कर रहे हो, मना कर रहे हो कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बिल कब रेज होगा, इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज एंड such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation। ठीक है, ध्यान रखनी है बात, क्या करना होगा, उस टाइम पर आपको बिल रेज कर देना होगा, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 31(7) की। देखिए क्या कहता है सेक्शन 31(7), गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, सेल अप्रूवल है जो सेल और रिटर्न बेसिस पर है। क्या होगा, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस। सप्लाई तो जब होगी ना जब सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम गुड्स को अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस पर भेज रहे हैं। जो इनवॉइस है कब रेज्ड होगा, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। देखिए यही छोटी छोटी बातें आती हैं जो कि हम भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि गुड्स जो हैं सेंड की गई हैं अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस पर, तो कब इनवॉइस रेज करोगे आप, तो आप सिंपल सा है बता दोगे क्या, बिफोर और एट द टाइम ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। या तो पहले करो आप, या तो करो एट द टाइम ऑफ सप्लाई,
और 6th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जो भी इनमें से पहले होगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 31A की। 31A में क्या बताया गया है, फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू रिसिपेंट। रिसिपेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दी गई है पेमेंट करने के लिए, तो इसमें कुछ बताने के लिए खास है नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक टिकट की। इलेक्ट्रॉनिक टिकट होता क्या है, जब आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो या फिर कोई मूवीज देखने जाते हो तो आपको एक टिकट मिलता है, वो क्या होगा, शैल बी डीम टू बी अ टैक्स इनवॉइस माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है उसमें अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स होता है, आपसे फर्दर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। गॉट इट। तो ये छोटी सी बात थी इलेक्ट्रॉनिक टिकट के बारे में। अब बात करते हैं हम क्रेडिट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट एंड डेबिट नोट के लिए देखिए मैंने यहाँ पर सेक्शन 34(1) एंड 2 फॉर क्रेडिट नोट के लिए, डेबिट नोट के लिए सेक्शन 34(3) एंड 4 है। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4, ठीक इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट होता क्या है एक्चुअली में, आपने टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, मान लीजिए 5 लाख का रेज कर दिया है, और जो टैक्स पेमेंट करनी है आपको वो करनी है 4,80,000 की। यानी कि बिल तो आपने रेज कर दिया 5 लाख का, पेमेंट कितनी करनी है 4,80,000, 20,000 का ज़्यादा कर दिया आपने। तो इस टाइम पर जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा 20,000 रुपये का। ठीक, तो एक यानी कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है, उसे ही कहा जाता है क्रेडिट नोट। यानी कि उसको बाद में वो क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। और ये क्रेडिट नोट कब इशूड नहीं कर सकता, इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड, और डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। जो भी होगा, या तो सितंबर वाला मंथ हो जाएगा फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का, या फिर जिस टाइम पर आपने एनुअल रिटर्न फाइल की है वो, तो इन दोनों का जो भी अर्लियर होगा वो लिया जाएगा, और उस टाइम पर क्रेडिट नोट आप इशू नहीं कर सकते हैं। अब डेबिट नोट में क्या होता है, क्रेडिट नोट में क्या था कि टैक्स इनवॉइस मोर देन था, यहाँ पर क्या होगा, टैक्स इनवॉइस लेस देन होगा एक्चुअल पेबल से। तो इस केस में सप्लायर कैन इशू अ डेबिट नोट टू द रिसिपिएंट। ओके, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, वो क्या, वो ये कि आपने मल्टीपल सप्लाईज की हैं, तो क्या मल्टीपल सप्लाईज के लिए आप एक क्रेडिट नोट या एक डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, यही अमेंडमेंट है यहाँ पर। आप क्या कर सकते हो, डीलर में इशू 1 क्रेडिट नोट फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, और वो ये चेंजेस जीएसटी पोर्टल में भी करेगा। नेक्स्ट बात आती है कंटेंट्स ऑफ अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्या कंटेंट होंगे जो कि रिवाइज इनवॉइस या फिर क्रेडिट और डेबिट नोट में लिखा होगा। तो नेम एंड एड्रेस जीएसटी एंड सप्लायर होगा, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, फिर स्लैश और हाइफन वगैरह का यूज़ होता है, नेम ऑफ जीएसटी एडिशन, रिसिपेंट का होगा सीरियल नंबर। तो यही सारे बातें होती हैं। तो गाइज़ यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज़ वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कुछ छोटी बातें और हैं जो आपको बुक से पढ़ लेनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।